हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन। उसमें आज का टॉपिक है साबुन एवं अपमार्जक। तो देखो, डिटर्जेंट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, अर्थात स्वच्छ करने वाला, स्वच्छ करने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। साबुन साबुन जो सबसे पुराना अपमार्जक है। अब साबुन किसे कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, साबुन किसे कहते हैं। तो साबुन उच्च श्रृंखला वाले जो है वसा अम्लों जैसे कि स्टेरिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यहाँ उच्च वसा अम्लों से मेरा अर्थ दीर्घ श्रृंखला यानी लंबी श्रृंखला वाले, जैसे कार्बन 12 से कार्बन 18 परमाणु वाले यानी कि वसा अम्ल। उदाहरण के लिए स्टेरिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल जो हैं ये उच्च वसा अम्ल हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं, दो उच्च वसा अम्लों या लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के नाम लिखिए, तो आप इनमें से लिख सकते हैं स्टेरिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल, ओलिक अम्ल। तो देखो, मैं साबुन की परिभाषा फिर से बता रहा हूँ। लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसा अम्लों जैसे कि स्टेरिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल, ओलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। नेक्स्ट है साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो देखो, ये उच्च वसा अम्लों को जो है, ये उच्च वसा अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके साबुन बनाया जाता है, और साबुन निर्माण की यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो क्वेश्चन आता है साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके साबुन बनाया जाता है, और साबुन निर्माण की यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अब देखो, इसके लिए एक रिएक्शन दी हुई है, यहाँ रिएक्शन है साबुनीकरण की। ये उच्च वसा अम्ल है, ये क्या है, उच्च वसा अम्ल। इसकी क्रिया किससे कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसमें क्या मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मिलाकर इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखो, सोडियम धनायन है, हाइड्रोक्साइड ऋणायन है। इसी प्रकार से देखो, यहाँ CH2 और ये यहाँ COR। तो CH2 जो है वो धनायन है और COR ऋणायन है। इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ और इसका ऋणायन इसके धनायन के साथ लिखा जाता है, और इस प्रकार से क्या बन जाते हैं, RCOONA यानी कि साबुन, और ये साथ में क्या बन गया, ग्लिसरॉल। तो यहाँ मुख्य उत्पाद साबुन है और सह उत्पाद जो है ग्लिसरॉल है। तो यहाँ क्या किया गया, उच्च वसा अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाकर जो है गर्म किया गया, और इससे क्या बन गया, साबुन। तो ये साबुन निर्माण की प्रक्रिया क्या हो गई, साबुनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, साबुनीकरण। इस क्रिया में प्राप्त साबुन सोडियम क्लोराइड मिलाने से अलग हो जाता है। केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों से बने साबुनी जल में विलय होते हैं। इनमें भी पोटेशियम साबुन जो है वो यानी कि पोटेशियम लवण से बना जो साबुन होता है वो अधिक मृदु होता है, यानी कि अधिक झाग देने वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है पोटेशियम लवण का उपयोग किया जाता है। जैसे शेविंग क्रीम, शैम्पू आदि में क्या होता है, पोटेशियम लवण वाले साबुन होते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है, यानी कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण वाले जो साबुन होते हैं वो कपड़े धोने के लिए काम में लिए जाते हैं। उच्च वसा अम्लों के पोटेशियम लवण वाले साबुन जो होते हैं वो अधिक मृदु होते हैं। इनका उपयोग जो है शेविंग क्रीम, शैम्पू आदि बनाने में किया जाता है, और नहाने के पारदर्शी साबुन बनाने के लिए जो है ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। अब देखो, साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं, परंतु कठोर जल में जो है ये सफाई का कार्य नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कठोर जल क्या है। तो देखो, वह जल जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं कठोर जल होता है।
अब ये कठोर जल जो है के साथ साबुन का उपयोग करते हैं। भाई कठोर जल है, वस्त्र धो रहे हैं, वस्त्र धोने के लिए कठोर जल का उपयोग किया जा रहा है, साबुन वहाँ काम में लेते हैं तो वस्त्र की सफाई ठीक तरह से नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, साबुन कठोर जल के साथ अच्छे परिणाम क्यों नहीं देते हैं? तो देखो इसका आंसर होगा साबुन के अणु में से सोडियम आयन, अब देखो यहाँ सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं। और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बने हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं, अतः अवक्षेपित हो जाते हैं, अतः सफाई की क्रिया नहीं हो पाती है। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, साबुन जो है वो कठोर जल के साथ अच्छे परिणाम क्यों नहीं देते हैं? तो इसका आंसर होगा जब कठोर जल के साथ साबुन का उपयोग करते हैं तो साबुन के अणु में से सोडियम आयन जो है वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं जो कि जल में अघुलनशील होते हैं, ये अवक्षेपित हो जाते हैं जिससे वस्त्र साफ नहीं हो पाते हैं। अब नेक्स्ट है अपमार्जक। अगला क्या है? अपमार्जक। अपमार्जक जो है वो मृदु व कठोर दोनों ही प्रकार के जल में जो है अच्छे से कार्य करते हैं। अब देखो अपमार्जक कहते किसे हैं? तो देखो लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसा अम्लों के सोडियम एल्किल सल्फेट या कह सकते हैं सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट लवण जो है साबुन अपमार्जक कहलाते हैं। तो अपमार्जक किसे कहते हैं मैं वापस से बता रहा हूँ, लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसा अम्लों के सोडियम एल्किल सल्फेट या कह सकते हैं सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट लवण जो है अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक मृदु व कठोर दोनों ही प्रकार के जल के साथ अच्छे परिणाम देते हैं। तो देखो अपमार्जक जो हैं वो साबुन की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कठोर जल के साथ भी अच्छे परिणाम देते हैं। अब ये देखो कठोर जल के साथ अच्छे परिणाम कैसे देते हैं? तो अपमार्जक के सोडियम आयन, अपमार्जक में भी क्या है? सोडियम आयन है। अपमार्जक के सोडियम आयन कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बना लेते हैं। भाई कैल्शियम, कठोर जल में कैल्शियम है तो वो कैल्शियम के साथ क्रिया करेंगे, यदि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम से क्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे? सल्फोनेट बना लेते हैं, यानी कैल्शियम सल्फोनेट या मैग्नीशियम सल्फोनेट बना लेते हैं और ये जल में घुलनशील होते हैं, अतः साबुन की तरह ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार जो है वस्त्र जो हैं वो साफ हो जाते हैं। तो देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों को मिलाकर, साबुन की तुलना में अपमार्जक श्रेष्ठ होते हैं क्यों? तो आप लिखोगे साबुन कठोर जल के साथ अच्छे परिणाम नहीं देता है जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ भी अच्छे परिणाम देते हैं। अपमार्जक जो हैं के सोडियम आयन कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं और ये सल्फोनेट जल में घुलनशील होते हैं जिससे वस्त्र साफ हो जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट, इन संश्लेषित अपमार्जकों के द्वारा जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि जीवाणु इनका आसानी से अपघटन नहीं कर पाते हैं। तो देखो अपमार्जकों में मैंने 3 प्रमुख बिंदु बताए। नंबर 1, ये मृदु व कठोर दोनों ही प्रकार के जल के साथ अच्छे परिणाम देते हैं। नंबर 2 जो है इनकी परिभाषा मैंने आपको बताई। और नंबर 3 जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं अपमार्जक के द्वारा जो है वो जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि जीवाणु इनका आसानी से अपघटन नहीं कर पाते हैं। यदि 8 समूह अर्थात हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कम साकित हो तो इनका जीवाणु द्वारा अपघटन या निम्नीकरण आसानी से होता है। अतः लंबे व कम साकित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट है अपमार्जकों की क्षमता एवं गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो देखो वर्तमान में अपमार्जकों की क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनमें जो है अकार्बनिक फॉस्फेट,
सोडियम परऑक्सीबोरेट तथा कुछ प्रतिदीप्ति यौगिक मिलाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है अपमार्जकों की क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिलाए जाने वाले 2 यौगिकों के नाम लिखिए। तो आपका आंसर होगा कार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट आदि। अब देखो नेक्स्ट है, अब साबुन एवं अपमार्जक के द्वारा सफाई कैसे की जाती है। तो दोनों के द्वारा ही सफाई जो है मिसेल बनाकर की जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है साबुन तथा अपमार्जक द्वारा सफाई की क्रियाविधि को समझाइए, या मिसेल किस प्रकार से बनते हैं, इनकी शोधन क्रिया को, साबुन से शोधन क्रिया को समझाइए। तो नेक्स्ट है मिसेल निर्माण एवं साबुन से शोधन। साबुन तथा अपमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर जो है शोधन की क्रिया की जाती है। सबसे पहले देखो यहाँ दिया हुआ एक एग्जाम्पल, सोडियम स्टेरेट जैसे साबुन के अणुओं का जल आयनन होता है। सोडियम स्टेरेट है ये, सोडियम धनायन है और बाकी सा क्या है इसका ऋणायन। तो आयनन हुआ, ये ऋणायन बन गया और ये क्या बन गया यहाँ धनायन। अब देखो ये जो C17H35 है ये एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह। और एल्किल समूह को R से लिखा जाता है। तो यहाँ हमने लिख लिया भाई इसका लंबी भी हो सकती है, इससे लंबी भी हो सकती है, इससे छोटी भी, तो इसके लिए लिख लिया एल्किल समूह R। अब देखो यहाँ इसका आयनन हुआ, ये ऋणायन बन गया, ये क्या बन गया धनायन। ठीक है। अब देखो इसमें हाइड्रोकार्बन भाग है ये, तो जो कि जल विरोधी है, अध्रुवीय भाग होता है। और ये क्या है? ध्रुवीय भाग, ऋणावेशित ध्रुवीय भाग है जो जल स्नेही होता है। यह हाइड्रोकार्बन पूंछ जो कि जल विरोधी होती है तथा ध्रुवीय सिरा जो कि जल स्नेही होता है बनाते हैं। ये भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन पूंछ जो है वो अंदर की ओर तथा ऋणावेशित ध्रुवीय सिरा जो है वो बाहर की ओर व्यवस्थित होता है। और इस प्रकार से बनी संरचना मिसेल कहलाती है। जैसे देखो इस डायग्राम में ये ऋणावेशित भाग है, ये क्या है? ऋणावेशित भाग है जो कि बाहर की ओर है, और ये जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ है जो कि अंदर की ओर है। और इस प्रकार से व्यवस्थित होकर ये संरचना बनाते हैं। यही क्या है? ये संरचना ही क्या है? मिसेल है। ये तेल बूंद है, यानी कि सारी गंदगी तेल बूंद के रूप में जिसे ये घेर लेते हैं। अधिकांश गंदगी जो है तेल की बूंद, चिकनाई आदि जल में अघुलनशील, परंतु हाइड्रोकार्बन में ये घुलनशील होती है। साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के चारों तरफ साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं और इसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को आकर्षित करता है तथा जल स्नेही ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ निकला रहता है। इस प्रकार चिकनाई को चारों ओर से घेर कर क्या बन जाता है? मिसेल बन जाता है। आपने देखा होगा जब हम कपड़े धोते हैं तो साबुन लगाने के बाद कुछ लोग कपड़ों को ब्रश से रगड़ते हैं, कुछ लोग डंडे से पीटते हैं, कुछ लोग स्वयं ही उनके ऊपर कूदने लग जाते हैं। तो ये कपड़े को रगड़ा पीटा क्यों जाता है? मिसेल बनाने के लिए। क्यों रगड़ा पीटा जाता है? मिसेल बनाने के लिए, जिससे सारा जो मेल है वो इस मिसेल के केंद्र पर एकत्रित हो जाता है। बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय सिरे जल से आकर्षित होते हैं और संपूर्ण चिकनाई जल में खींच ली जाती है। रगड़ने पटकने के बाद हम इसे क्या जल में से खंगालते हैं, तो ये जल आकर्षित ध्रुवीय सिरा जो है जल आकर्षित होता है और जो है यहाँ पर चिकनाई जो होती है वो जल में खींच ली जाती है और वस्त्र क्या होते हैं? साफ हो जाते हैं। वस्त्र क्या होते हैं? साफ हो जाते हैं। अब देखो सभी मिसेल ऋणावेशित यानी समान आवेशित होते हैं। आपको पता है समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, दूर करते हैं, और इससे क्या होता है? ये अवक्षेपित नहीं होते, यानी आपस में चिपकते नहीं हैं। इस प्रकार जब गंदे कपड़े को साबुन लगाने के बाद पानी में डालकर निकाला जाता है तो गंदगी जो है वो पानी में आ जाती है और वस्त्र क्या होते हैं? साफ हो जाते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगा, जिनको आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।